गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको दबाव समूह और आंदोलन वाले पाठ में दो घटनाएं मैंने आपको बताई थी, नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। नेपाल में जो आंदोलन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अप्रैल 2006 में एक प्रश्न खड़ा हो गया था जिसे नेपाल में लोकतंत्र की तीसरी लहर के नाम से जाना गया। प्रश्न क्या था? नेपाल में राजा जो थे वो राजा का पद जो था वो वंशानुगत पद होता है, लेकिन वहाँ पर राजा जो है वो शासन का प्रधान था और प्रधानमंत्री जो है वो शासन का कामकाज देखते थे। लेकिन एक घटनाक्रम हुआ और वहाँ के जो अंतिम शासक थे राजा वीरेंद्र, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या हो गई। और जो राजा ज्ञानेंद्र बने, यानी उनके भाई जो राजा ज्ञानेंद्र बने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं रहने दूंगा, राजतंत्र ही दोबारा कायम किया जाएगा। वहाँ पर लोगों ने हड़ताल की और पुनः राजतंत्र को हटाने के लिए और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आंदोलन चला। काठमांडू जो वहाँ की राजधानी है उसको कई दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया। 7 पार्टी अलायंस बना, 7 पार्टियों गठबंधन की सरकार बनी और राजा ज्ञानेंद्र का जो है पद वो जो है राजतंत्र वहाँ से समाप्त कर दिया गया। तो ये घटना तो थी नेपाल की। एक बोलीविया में जल संघर्ष हुआ था। बोलीविया एक जगह है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। वहाँ पर जनसंघर्ष क्या हुआ था बोलीविया में? वैसे मैंने कल आपको पूरा पढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कल नहीं जुड़ पाए तो मैं उनको बता रही हूँ कि बोलीविया शहर में क्या हुआ था कि वहाँ पर नल खोलने का जो एक अधिकार है वो उन्होंने क्या किया, वहाँ की नगर परिषद से हटाकर, यानी नगर पालिका या नगर परिषद जो भी वहाँ की थी, वहाँ से हटाकर उन्होंने क्या किया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को पानी छोड़ने का अधिकार दे दिया। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की तरफ से पानी की सप्लाई की जाने लगी। परिणाम क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पानी के जो बिल थे वो अचानक जैसे 250 रुपये का बिल आता तो वो 1000 रुपये का बिल आने लगा। अब क्योंकि बोलीविया एक गरीब देश है, वहाँ के लोगों की आमदनी लगभग 5000 रुपये के करीब है। और अब आप सोचिए कि अगर वो 1000 रुपये नल बिजली के चुका देंगे, तो मान लो पानी के चुका देंगे, तो उनके पास शेष क्या रह जाएगा। तो उन्होंने भी इसके खिलाफ एक युद्ध किया और इस युद्ध में जो है वो वापस से जो वहाँ की सरकार थी उसको वापस से बहुराष्ट्रीय कंपनी से करार तोड़कर वापस से वहाँ पर उनको नगर निगम, जो नगर परिषद थी या नगर निगम, जो भी नगर पालिका, उसी को दोबारा से जल आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं और जन संघर्ष का मतलब है जनता संघर्ष करके अपनी बातों को मनवाती है। अब आज हम पढ़ेंगे लामबंदी और संगठन। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि बेटा लामबंदी मीन्स क्या होता है। लामबंदी होता है किसी विशेष कार्य के लिए लोगों का इकट्ठा होना। एक साथ जब लोग इकट्ठा होते हैं तो इसे लामबंदी कहते हैं। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें, उन संगठनों की बात करें जिनके बूते संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियत काल हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन वाली SPA ने किया। यानी 7 दलों का जो गठबंधन वाली सरकार थी उसने अनिश्चित काल के लिए, अनियत काल यानी जिसका कोई निश्चित समय ना हो तब तक के लिए हड़ताल की। इस गठबंधन में से 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी ने भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और उसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन भी शामिल थे। जब भी कोई संघर्ष चलाया जाता है, अभी देखो हमारे अलवर में भी एक मूक बधिर बालिका के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, उस पर ऐसा नहीं है कि केवल पार्टी ही वो कर रही है, अनेक संगठन भी उसके लिए खिलाफ सरकार से जो है एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। सभी बड़े मजदूर संगठन और उसके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी समूह में इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन को फेडकोर, ये भी प्रश्न आ सकता है कि बोलीविया में जल आंदोलन की जो
अगुवाई थी वो किस संगठन ने की? फेडकॉर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय काजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के लिए एक नए संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ और कोच बम्बा जो वहाँ का विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर के बढ़ती बेघरबार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को अपनी सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र के किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। एक तो आप राजनीति में शामिल हो जाओ और फिर आप अपनी बात रखो, या फिर आप दबाव समूह या संगठन बनाकर अपनी बात लो। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के आपने दिल्ली में देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद उनको लगा कि मेरी बात मानने के लिए मुझे पार्टी बनानी पड़ेगी और मैं तभी अपना कुछ करके दिखाऊंगा। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा। एक बार वो हार गए, दोबारा वो चुनाव में जीते और उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया तो पुनः चुनाव में वो जीत कर आए। तो इस तरह से यानी यदि हमको अपनी बात रखनी है तो हमको राजनीति में शामिल होना होगा। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करना संभव नहीं। लेकिन हर नागरिक चुनाव में खड़ा हो या हर नागरिक अपनी सरकार बनाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए नागरिक क्या करते हैं, सब मिलाकर संगठन बना लेते हैं और संगठन के जरिए अपनी बात को रखते हैं। नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत महसूस नहीं होती तो संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वैसे सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई इस सरकार को वोट देंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया, लोगों ने सरकार बदल दी और पिछले 7 साल से वो 6 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 7 साल से। और हो सकता है आगामी वर्षों में अगर लोग उन्हें पसंद ना करें तो हटा दें और लोग पसंद करें तो उन्हें वापस से रख लें। जैसे हमारे राजस्थान में इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है 2023 के चुनाव में उनका कामकाज लोगों को पसंद ना आए तो हम जो लोग प्रत्यक्ष रूप से सरकार में भाग नहीं लेते वो मतदान के जरिए सरकार में भाग लेते हैं, यानी वो वोट डालते हैं। बहरहाल ऐसे अनेक उदाहरण आपको तरीके जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी बात अथवा अपना नज़रिया का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने अथवा अपने नज़रिए को बढ़ावा देने की गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। लोग अपने संगठन बनाकर सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात को मनवा सकते हैं। ऐसे समूहों को दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। इन समूहों को आंदोलन कहा जाता है। जैसे अभी रीट की परीक्षा हुई है तो रीट में जो पास हुए विद्यार्थी थे, हो सकता है रीट की परीक्षा कैंसिल होने के चक्कर में वो आंदोलन करते, तो इसे आंदोलन कहा जाएगा। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ किसी बिना संगठन बनाए ही चल पड़े तो उसे आंदोलन कहते हैं। दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करने अथवा जिम्मेदारी करने का, हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। दबाव समूह का काम सिर्फ दबाव डालकर अपनी बात को मनवाना है, लेकिन उनका काम सरकार में शामिल होना नहीं है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। दबाव समूह कब बनते हैं? जब जैसे डॉक्टर्स, आपने देखा होगा डॉक्टर्स कई बार स्ट्राइक कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि कभी किसी एक डॉक्टर के साथ कोई मारपीट की घटना हो जाती है तो बहुत सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे उतर जाते हैं। तो इसे दबाव समूह कहते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए कई बार क्या होता है, वेतन वृद्धि नहीं होती तो बहुत से कर्मचारी जैसे आंदोलन करते, जैसे पटवारियों का संघ है, जैसे अकाउंटेंट्स एसोसिएशन है, बहुत से सरकारी कर्मचारी जैसे रोडवेज वाले हैं। कई बार कंपनियों में भी क्या होता है, जब कंपनियों में वर्क चार्ज के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है या कोई किसी कर्मचारी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो बहुत से लोग मिलकर उसका विरोध करते हैं। तो ऐसे संगठन तब बनते हैं जब एक समान हित के लिए बहुत से लोग आगे आ जाए। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिसे हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया। प्रश्न आता है लोकतंत्र की दूसरा आंदोलन किसे कहा गया? तो नेपाल में हुए लोकतंत्र के संघर्ष को। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कठिनाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान
आंदोलन के चुनावी मुकाबले के सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं उनका उद्देश्य चुनाव में शामिल होना नहीं होता, उनका उद्देश्य अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना होता है। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले